I'm Dr. Amna Najam, your mentor for the upcoming talks and extended talks exam course. I welcome all of you on behalf of my exam team to the first session of upcoming course, which is for the March 2022 extended talks exam. I can see a lot of people over here. Thank you so much for joining in. This is a free session. It's open for all. Anybody can join in. The purpose of this session is to a little bit introduce you to our course. We'll be discussing the schedule of the course, how we are going to go about it, and also we'll be discussing some history templates. I hope everybody of all of you have already gone through our webinar. कुछ दिन पहले हमने एक webinar किया था. That webinar was basically on CPSP extended talks पैटर्न कि किस तरह से CPSP आपके जो पैटर्न चेंज हुआ है एक्सटेंडेड टॉक्स का, आपके किस तरह से स्टेशंस डिवीजन होती है, किस तरह से स्टेशंस आपके आते हैं और किस तरह से आपकी मार्किंग होती है, कौन से डोमेन्स होते हैं, किस तरह से आपने स्टडी जो है मटेरियल कहाँ से पढ़ना है और आपको कोर्स कैसे हेल्प आउट करेगा. So we already have conducted a webinar on that. By the end of this session, इंशाल्लाह हम उस webinar का link दोबारा भी आपसे share कर देंगे. तो किसी का miss हो गया तो आप it's openly available at our website. So आप उसको वहाँ से भी दोबारा सुन सकते हैं. So based on that introduction, आज हमारा पहला session है और सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ थोड़ा सा शेड्यूल शेयर करूंगी कि जो हम लोगों ने आपको कैसे लेकर चलना है. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी पेड ग्रुप पे मौजूद हैं व्हाट्सएप पर. सो उनके साथ तो शेड्यूल हम स्लाइड्स फॉर्म में शेयर भी कर देंगे, लेकिन मैं एक दफा यहाँ पे आपको गो थ्रू कर दूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हम कोर्स को कैसे लेकर चलेंगे. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. नजर आ रहा है आपको? I hope this is visible to all of you. Any one of you can unmute yourself and tell me if it's visible. All right, thank you so much. Okay, the course हम इस तरह से चलेंगे कि 3 months course है, ठीक है, and इसके अंदर हम लोग गायनी के टॉपिक्स पहले कर रहे हैं. टॉपिक वाइज मैं चीजों को लेकर चलती हूँ. शॉर्ट केसेस हम बेसिकली फोकस करेंगे मेन, लेकिन आपके ऑब्वियसली 14 स्टेशंस में से कुछ एक या दो स्किल स्टेशंस भी आते हैं, ऑडिट भी आता है, ठीक है, और वो हम सब कुछ भी कवर करेंगे. सो डोंट वरी, इट्स अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. और एंड पे हम रिवीजन भी करते हैं, हम मॉक एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं. ठीक है, तो चाहिए अपने माइक्स को म्यूट कर लें प्लीज. अच्छा, और कोर्स की अच्छी बात यह है कि जो हम मॉक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो बिल्कुल CPSP के पैटर्न पर होता है. उसी तरह से ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, एग्जामिनर्स आपके बुलाए होते हैं और वो एग्जामिनर्स यूजुअली आपके जो एक्सटर्नल्स होते हैं, मतलब मैं खुद भी होती हूँ लेकिन मेरे अलावा बाकी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी होते हैं, CPSP के एग्जामिनर्स होते हैं, उनमें से कुछ प्रोफेसर लेवल के एग्जामिनर्स होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हम आपको 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और वहां से फिर हम आपका एग्जामिनर्स को बुलवाते हैं, उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है और वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आपका मॉक होता है. उसमें हम इंडिविजुअली वहां पर कोई फीडबैक नहीं देते, बिल्कुल उसी तरह से 12 मिनट्स का सेशन होता है और आप आगे आगे मूव करते जाते हैं. ऑनलाइन ही होगा ये. और उसके बाद फिर आपको इंडिविजुअल फीडबैक हम जो है वो आपसे पर्सनल ईमेल पर आपसे शेयर करते हैं. आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, जो डोमेन्स पे जिस तरह से एग्जामिनर्स ने आपको मार्क्स दिए होते हैं, आपके स्टेशन के मार्क्स भी आपको शेयर होते हैं, आपसे रिजल्ट शेयर होता है. और उसके बाद फीडबैक एग्जामिनर की कि इंडिविजुअली आपको किस चीज पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है. सो दैट इज आवर की फीचर कि हम लोग टॉपिक वाइज मॉक करने की बजाय हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड सर्किट रन करते हैं एंड ऑफ द कोर्स पे. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये कि जब हम टॉपिक वाइज जो मेरी लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर हम शॉर्ट केसेस सॉल्व करेंगे. की ऑफ कोर्स मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आपकी मैंने जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस हो, और आपको स्टेशन आपको दिखाया जाएगा. स्टेशन दिखाने के बाद फिर आपने उसको किसी एक लड़की को वॉलंटरली उसने सॉल्व करना होगा स्टेशन, और
देन फिर हम उसको फीडबैक देंगे, की से मैच करेंगे कि आपने कैसा सॉल्व किया और एक्चुअल की क्या थी, तो की भी आपको दी जाएगी। मोर ओवर कोर्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे शॉर्ट केसेस, सॉल्व शॉर्ट केसेस, या हमारे जो पिछले कोर्सेज के हमने जो लाइव सेशंस कंडक्ट किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। सो इफ यू वांट यू कैन हैव एक्सेस टू दोज एज वेल, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं उनको प्रेफरेबली हम लाइव सेशंस के अंदर ही इनरोल करते हैं। लाइब्रेरी उन लोगों के लिए है जो कि लाइव सेशंस नहीं लेना चाहते, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं, बिकॉज रिकॉर्डिंग से मेरा ख्याल है खाली सुनने से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको जब तक आप खुद लाइव आके प्रैक्टिस ना करें, आप बोलने की प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ सुनने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। सो और वैसे भी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत मौजूद हैं। सो रिकॉर्डिंग्स बेसिकली आपके लिए हेल्प आउट करने के लिए हैं कि अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ एक कोर्स ले चुके हो तो नहीं क्लियर हुआ, नो नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, तो आपके पास एक्सेस है। अदरवाइज प्रेफरेबली न्यू स्टूडेंट्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप लोग लाइव सेशंस में आओ, क्योंकि कम फॉरवर्ड मुझे आप पता लगे कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, हमने किन स्ट्रेंथ्स हैं, किस किस पे हमने बात करनी है, किस चीज पे हमने फोकस करना है, ठीक है। ओके, कमिंग टू आवर शेड्यूल, हमारे पास जो फर्स्ट मंथ है दिसंबर का, ठीक है, बेसिकली मार्च 2023 इसलिए लिखा हुआ है कि पूरा जो हमारा कोर्स है, ये जो हमारा बैच है, मार्च 2023 का बैच है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हम दिसंबर में टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज चलेंगे, गायनी की टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम हिस्ट्री के टेम्पलेट्स करेंगे, गायनी की हिस्ट्री के। इंशाल्लाह कल हम ऑप्स की हिस्ट्री के टेम्पलेट्स करेंगे। फिर वीक जो सेकंड वीक होगा उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज डिस्कस होंगी। नेक्स्ट वीक में आपसे ऑन्कोलॉजी एंड यूरोगाइनी दोनों डिस्कस होंगी, ठीक है। उसके बाद सब फर्टिलिटी और अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, तो वीक वाइज हम मॉड्यूल्स के हिसाब से आपको लेकर चलेंगे। ये सारे सेशन इंशाल्लाह लाइव होंगे और आपके एक सेशन के अंदर हम लोग मैक्सिमम शॉर्ट केसेस जितने होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सॉल्व करते हैं, और शॉर्ट केस आपको दे दिया जाता है और उसकी मुख्तलिफ सिनेरियोज हम खुद बना लेते हैं उसको बैठ कर, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको एक प्रॉब्लम है, अगर इस तरह से आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसी पे यही पेशेंट हो, यही सिनेरियो हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उसको हम कैसे लेकर चलेंगे। तो एवरी पॉसिबल सिनेरियो ऑफ अ सिंगल टॉपिक वो हम डिस्कस कर लेते होते हैं, ठीक है। सो डू नॉट वरी कि अगर हम 3 शॉर्ट केसेस भी या 4 शॉर्ट केसेस भी एक दिन में कर रहे हैं तो उस एक टॉपिक के, उस एक टॉपिक में हम एवरी पॉसिबल सिनेरियो ऑफ दैट पेशेंट जो आ सकता है एग्जाम में वो आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ आवर शॉर्ट केसेस क्लासेस विल गो ऑन। नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम आपसे जनवरी में ऑब्स कवर करेंगे, वो भी मॉड्यूल वाइज है। पहले एंटीपार्टम केयर का एक वीक में है मॉड्यूल, 3 सेशंस पर वीक आपके होंगे, लाइव सेशंस हैं, कुछ बीच में 1 या 2 रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट वीक में मैटरनल मेडिसिन को लेकर चलेंगे, फिर थर्ड वीक में हम लेबर एंड डिलीवरी की मैनेजमेंट, और फोर्थ वीक में हम पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फरवरी का हमारा इंशाल्लाह मंथ होगा उसमें स्किल स्टेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर डिसोशिया की स्किल है आपकी, फोरसेप्स हैं, सीटीजी है, ठीक है। तो ये वाले इस किस्म के जितने ऑलमोस्ट कोई 100 के करीब स्किल स्टेशन हैं आपके, ठीक है, जो आपके पहले टोक्स में आया करते थे, लॉन्ग केस और टोक्स होता था, जो सिंपल टोक्स में चीजें आती थी, वो वाली केसेस, वो सारी स्किल स्टेशंस वो आपको हम इंशाल्लाह फरवरी में करवाएंगे। उसमें कुछ क्लासेस लाइव हैं, कुछ क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड हैं, मिक्स एंड मैच है दोनों का। और जो लाइव क्लासेस हैं उसमें आइदर आई विल बी परफॉर्मिंग द स्किल और अ मेंटोर और एन एग्जामिनर, जिस तरह प्रोफेसर लेवल के एग्जामिनर्स हम बुलाते हैं, यूजुअली इनवाइट करते हैं। आई कैन नॉट नेम देम बिकॉज अभी काफी सारे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है। सो प्रोफेसर लेवल के या ऑल्सो एक्रेडिटेड जो होते हैं हमारे, ऑल्सो प्रोवाइडर्स जो होते हैं जिन्होंने ऑल्सो के कोर्स किए होते हैं, ऑल्सो करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं जो लोग, उनको यूजुअली हम इनवाइट करते हैं। वो आइदर आपको लाइव वीडियो पे स्किल करवा कर दिखा देते हैं, या फिर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को एक्सप्लेन कर देते हैं ऑल्सो नोमोनिक्स के हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किल स्टेशन हम आपको कवर करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एग्जाम में आने हैं, खाली शॉर्ट केसेस करने से तो फायदा नहीं है, क्योंकि जो 2-3 सेशन अगर स्किल के आने हैं तो वो भी ऑब्वियसली आपको कवर तो करने हैं, ठीक है। तो हम होल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके इवन क्लिनिकल गवर्नेंस के और ऑडिट के जो भी सेशंस 1-2 एग्जाम्स के साथ रखेंगे, ताकि वो चीज भी आपको क्लियर हो जाए। और एंड पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉक एग्जाम होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम 2 सर्किट्स भी रन कर सकते हैं, क्या एक ही स्टूडेंट्स के 2 दफा हम सर्किट रन कर लें। अदरवाइज ये है कि अगर स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, एक दिन आधे स्टूडेंट्स का होता है, नेक्स्ट डे आधे स्टूडेंट्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक दिन में मॉक यूजुअली
15 to 20 स्टूडेंट्स का होता है, इससे ज्यादा नहीं हम रख सकते हैं ना, बिकॉज एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जामिनर्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है. सो वो आपका एक्चुअल मॉक होता है, उसमें आपने परफॉर्म करना होता है और आपको आखिर पे फीडबैक मिलती है. सो एनी क्वेश्चन सो फार इस कोर्स से रिलेटेड, इस कोर्स शेड्यूल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. All right. Now coming back to our main topic of today. Templates क्यों जरूरी हैं? History क्यों जरूरी है? Some of you might think कि long case में तो चलो ठीक है जरूरी थी. जो प्रॉब्लम हुई लास्ट अटेम्प्ट में लड़कियों के साथ वो ये हुई कि लॉन्ग केस में आप सब पहले हिस्ट्री तैयार करते थे, फिर जब एक्सटेंडेड टॉक्स आया तो आप सबने सोचा कि अब ये तो उस तरह से पैटर्न नहीं है, तो हिस्ट्री के हालांकि हमने फर्स्ट दोनों दोनों कोर्सेज के अंदर दोनों दफा जो अटेम्प्ट्स हुई थी उनमें हमने हिस्ट्री के टेम्पलेट शेयर किए थे. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री की और एग्जामिनेशन ऐसा नहीं आई. जो सेकंड वाला आया था, सीपीएसई ने पैटर्न चेंज किए हुए 2 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, अब तीसरी अब मार्च में होगी. तो सेकंड वाली अटेम्प्ट है उसमें सीपीएसई ने TOSCI इंट्रोड्यूस किया. व्हाट इज TOSCI? TOSCI इज बेसिकली अ लॉन्ग स्टेशन शॉर्टेंड इनटू 2 और 3 स्टेशन. ठीक है, डिपेंड करता है 3 स्टेशन में करें उस चीज को या 2 स्टेशन में करें. लिंक स्टेशन इनको आप कहते हैं. सो इस दफा सीपीएसई ने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एक स्टेशन पर की थी और उसी केस को नेक्स्ट स्टेशन में जब बेल होती है अब नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करते हैं तो वाइवा उसी केस का आपका नेक्स्ट स्टेशन पे होता है. तो लिंक स्टेशन है, लिंक स्टेशन को कहते हैं TOSCI. ठीक है, तो TOSCI के स्टेशन इस दफा आए थे. उसमें हिस्ट्री आपने लेनी थी. एग्जामिनेशन पेशेंट पर मतलब जनरल फिजिकल और PA तक तो करना था, लेकिन जो पेल्विक एग्जामिनेशन है वो पेशेंट के ऊपर नहीं था. वो वैसे ही आप फाइंडिंग्स मांगेंगे तो एग्जामिनर आपको फाइंडिंग्स दे देगा. अब बहुत दफा इस चीज से फोकस भी हो रहा है कि मैनिकन्स रखे जाएंगे और सीपीएसई अपने मैनिकन्स बाय भी कर रही है, तो हो सकता है मार्च के अटेम्प्ट तक आपको मैनिकन्स पे भी मतलब पीवी करने के लिए बायोमेडिकल एग्जामिनेशन स्पेशली जो है ना वो मैनिकन्स पे आपको करा लिया जाए, या पैप स्मीयर कैसे लेना है वो मैनिकन पे आपको करवा लिया जाए. सो दैट्स व्हाई आपके लिए एग्जामिनेशंस करना प्रैक्टिकली पेशेंट पे बहुत जरूरी है. इस दफा जो काफी ड्रॉबैक हुआ लड़कियों के साथ वो ये था कि हिस्ट्री के टेम्पलेट्स और एग्जामिनेशन उन्होंने उस तरह से याद नहीं किए हुए थे जैसे हम लॉन्ग केस में याद करते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि नहीं आएंगे. सो वो आए पेपर में और काफी डिफिकल्टी हुई बहुत बेसिक चीजों में. जो एग्जामिनर्स का फीडबैक था इस दफा के जो एग्जामिनर्स थे उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादा फीडबैक था वो ये था कि लड़कियां LMP से EDT कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो वाली प्रैक्टिस हम लॉन्ग केस में करते थे. सो इसलिए हिस्ट्री और हिस्ट्री के टेम्पलेट्स स्टिल दे होल्ड ट्रू और अभी तक आपने उनको करना है. फोकस हिस्ट्री करनी है, इसलिए मैं आपसे आज टेम्पलेट शेयर कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इनको आपने फोकस्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है. जिस तरह लॉन्ग केस में लंबी लंबी हिस्ट्री हम लेते थे, सोशल इकोनॉमिक एंड पास मेडिकल सर्जिकल, वो बहुत डिटेल में नहीं लेनी होती. जो केस आता है उसके मुश्किल से कोई 10-12 पॉइंट्स होते हैं रेलिवेंट टेम्पलेट्स के हिस्ट्री के. नोमोनिक्स बना के याद कर लें जिस तरह से भी, वो आपने फोकस हिस्ट्री लेनी है. ठीक हो गया, तो डिस्कस कर लेते हैं अभी हम. आप सबको पता है कि जो आपको चेक किया जाता है एग्जाम में, ये मेरे वेबिनार में भी ये चीज डिस्कस की थी कि आपको जो एग्जाम में आपको असेस कैसे किया जाएगा. असेस जो किया जाएगा वो बेसिकली 4 डोमेन्स में आपको असेस किया जाता है. एक ही स्टेशन पर 4 डोमेन्स होती हैं. आई होप दिस इज विजिबल. ओके, प्रॉब्लम इन दिस साइट. मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जुबानी सब बता देती हूँ. आपको असेस किया जाता है 2 चीजों पर. सॉरी, हर स्टेशन पे आपको 4 डोमेन्स पे असेस किया जाता है. नंबर 1 डोमेन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग. और व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग? बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो उसमें दैट इन्वॉल्व्स taking focus history from the patient, asking about previous medical record, any relevant investigation, any medication sheet or any charts like sugar charts, blood pressure chart, medication sheet, anything. ठीक है, any information which is required to help you solve that case, to help you reach the DD or to help you in the management of that case. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन नहीं है. आपने पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड या पास्ट ऑब्स्ट्रेटिक रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल पेशेंट का है, रेलिवेंट है, कोई सर्जरी हुई है उसके नोट्स आप कहते हैं जानना चाहते हैं कि पेशेंट नहीं मुझे बता रहे तो काइंडली गिव मी द नोट्स. ठीक है, एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. सो वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आती है.
ठीक है, अगली डोमेन आपकी क्या है? कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड कम्युनिकेशन विद कुलीग। ठीक है, सो वो आपकी जो है बेसिकली आपका असेस किया जाता है कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कुलीग और कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, लाइक आपकी आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं, आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं यूज कर रहे बहुत ज्यादा, आप पेशेंट के साथ एम्पैथी के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, या पेशेंट अगर पेशेंट के मुख्तलिफ मूड्स हैं उनको आप एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल से अपने वेबिनार में डिस्कस किया था, आप दोबारा भी इसको सुन लीजिएगा। इसी तरह कम्युनिकेशन विद कुलीग्स है, तो कुलीग्स की कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, एग्जामिनर खुद आपका कुलीग बन जाता है और उससे फिर आपने हाउ आर यू कन्वेइंग योर इंफॉर्मेशन टू द एग्जामिनर। अगर पेशेंट सीधा सीधा आपको बहुत ज्यादा लंबी लंबी हिस्ट्री दे रहा है, या आपने एग्जैक्टली वही ट्रांसलेट करके एग्जामिनर तक नहीं पहुंचानी, बल्कि उसको एक प्रॉपर कहना चाहिए पैक या कुक फॉर्म में एग्जामिनर तक थोड़ा सा बात करनी होती है। हाउ टू टॉक टू द एग्जामिनर, आप अपने कुलीग तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, सो ट्रांसलेशन नहीं होती, बल्कि कम्युनिकेशन विद कुलीग में आप ऑब्वियसली मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। हम डिटेल से जब हम साथ साथ स्टेशन करेंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि कैसे करना है इसको। ऑल राइट, और देन अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज, वो तो आप सबको पता है कि बुक्स की नॉलेज होती है, तो आपको वो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज कैसे करनी है वो पता होनी चाहिए। और उसके अलावा पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स कुछ हर स्टेशन में अलग अलग पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स होते हैं कि ये डॉक्टर पेशेंट के लिए सेफ है कि नहीं, जो आप ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रही हैं वो पेशेंट के लिए सेफ है कि नहीं। अगर आप एमडीटी इन्वॉल्व भी करती हैं, सारी मुश्किल चीजें खुद ही कर लेती है और आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, देन यू आर नॉट अ सेफ डॉक्टर। सो इस किस्म की आप कोई मैनेजमेंट बोलती हैं जो कि पेशेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है उस पेशेंट के ऊपर। ठीक है, वो पेशेंट सेफ्टी नहीं है, आप पेशेंट सेफ डॉक्टर नहीं है। अगर आप पीवीएस कार्ड को पेरीफ्री में ट्रायल दे रही हैं, यू नॉट अ सेफ डॉक्टर फॉर दैट पेशेंट। सो आपने अपने मरीज के हिसाब से आप बात कर रही हैं कि नहीं, आप सिर्फ किताबी बातें सुना रही हैं या आप अपने पेशेंट पे वो नॉलेज अप्लाई कर रही हैं कि नहीं, दैट ऑल कम्स इनटू पेशेंट सेफ्टी। ये हर स्टेशन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं कि इस स्टेशन में क्या पॉइंट है, ये जनरलाइज बात नहीं होती, उस स्टेशन की क्या स्पेसिफिकली पॉइंट्स हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी के हैं, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगेन, ये पांचों डोमेन एक स्टेशन पे चेक नहीं हो रहे होते, बाजुकात किसी स्टेशन में 3 डोमेन चेक हो रहे होते हैं, बाजुकात सारे डोमेन चेक हो रहे होते हैं। ठीक है, सो आज जो हम जिस डोमेन पे बात करेंगे वो है बेसिकली पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो कि टेम्पलेट्स है हमारी हिस्ट्री के। जब आपसे बात किया जाता है, कोई भी सिनेरियो दिया जाता है और उसमें आपसे बात की जाती है कि आपने फोकस हिस्ट्री लेनी है, सो आपने फोकस पॉइंट्स पूछने होते हैं पेशेंट से, जो कि हम टेम्पलेट बना के डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल राइट, give me some time. Okay, is this visible? Sorry, just give me 1 to 2 minutes. Okay. Okay, let's discuss about the HMB cycle. गायनी की हिस्ट्री के पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल या एचएमबी का पेशेंट आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यू कैन से, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नॉर्मल साइकिल की लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, पेशेंट की ऑब्वियस लेट्स सपोज से प्रेजेंट्स विद अ कंप्लेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है,
वो रेगुलर है, इरेगुलर है, वो भी हम बात करते हैं आगे, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर, व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर। लेकिन रेगुलर साइकिल आपको तभी पता चलेंगे जब आपको पेशेंट की साइकिल लेंथ पता चलेगी, ठीक है। सो पेशेंट का नॉर्मल साइकिल लेंथ इज 21 to 35 डेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लस माइनस 2 डेज हो सकती है। उससे कम का साइकिल होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि मतलब 21 डेज से कम का साइकिल है तो वो फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन में आ जाता है। और 35 to 38 डेज, अब बेसिकली जो फीगो की क्लासिफिकेशन है उसमें 38 डेज लिखा हुआ है, उससे ज्यादा का साइकिल है तो हम उसको कह देते हैं इनफ्रीक्वेंट साइकिल है। ये मैं भी आपसे नेक्स्ट स्लाइड में ये डेफिनेशंस भी शेयर करती हूँ कि आपने बोलना कैसे है इस चीज को। पहले आप बताएंगे कि नॉर्मल साइकिल पेशेंट का साइकिल लेंथ जो करंटली जिस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आई है उसमें पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन कैन बी frequent menstruation, patient की presenting complaint can be intermenstrual bleeding, या patient की presenting complaint can be irregular bleeding। irregular को फिर थोड़ा सा आपने define करना है, ठीक है, खाली irregular bleeding बोलने से काम नहीं चलता। What is irregularity? कि आपकी किसके अंदर frequency कैसी है साइकिल की, मतलब किस तरह से frequently bleeding हो रही है कि नहीं, कोई पैटर्न है कि नहीं। रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी बेसिकली आपको ना ब्लीड फ्री इंटरवल से पता चलती है। अगर एक पेशेंट का ब्लीड फ्री इंटरवल हर दफा फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल शी ब्लीड्स फॉर से 10 डेज एंड 20 डेज का डेज या एनी 20 to 15 डेज वो साफ रहती है, पेशेंट क्लीन रहती है, ठीक है, सो उसका एक रेगुलर साइकिल है, यानी कि एक ब्लीड फ्री इंटरवल उसका फिक्स्ड है। अगर पेशेंट का ब्लीड फ्री इंटरवल फिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी एक साइकिल में शी ब्लीड्स फॉर 17 days, 20 days, ठीक है, or she remains bleed free for 10 days, but in next cycle she remains bleed free for 20 days. In next cycle she remains bleed free only for 2 to 3 days. So कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जिसमें वो ब्लीड फ्री इंटरवल का उसका। So that means कि पेशेंट का साइकिल इरेगुलर है। Only then you will say she presents with irregular bleeding. Otherwise you have to define actually कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इसको पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन है या इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन है, इस तरह से बोलना है उसको। एक जनरलाइज टर्म की पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विल नॉट डू इन एग्जाम, ठीक है। सो अगली स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आपने क्या डेफिनेशंस क्या है और किसको आप रेगुलर कहेंगे, किसको इरेगुलर, किसको फ्रीक्वेंट साइकिल्स बोलेंगे। पेशेंट का अभी का पैटर्न बताना है पहली लाइन में। सेकंड लाइन जो आप बोलेंगे कि प्रीवियसली शी यूज्ड टू ब्लीड फॉर, पास्ट साइकिल कैसा था, 7 शी यूज्ड टू ब्लीड फॉर 7 days इन अ 28 day रेगुलर साइकिल, ठीक है, यानी कि कितना अर्सा पहले, 6 months पहले, जब से प्रॉब्लम है पेशेंट को, जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उससे पहले पास्ट साइकिल उसका कैसा था। सेकंड लाइन ये होगी। और प्रेजेंट साइकिल अभी इस वक्त 15/30 days का साइकिल हो गया है तो आप इसको बोलेंगे कैसे, शी ब्लीड्स फॉर 15 days इन अ 30 day साइकिल, ठीक है, या शी ब्लीड्स फॉर 15 days आफ्टर एवरी इन अ 30 day साइकिल, इस तरह करके बोलते हैं, ठीक। सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। This table has been taken from FIGO classification of abnormal uterine bleeding as well as uterine bleeding की classification है पूरी 2018 के अंदर डिफाइन हुई थी टर्म्स, एक पूरा पीडीएफ की आर्टिकल है, ठीक है, जो FIGO का छपा था, तो उसके अंदर ये डिफाइन हो चुकी हुई है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, रेगुलरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई हैव शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द गर्ल्स हु आर ऑलरेडी विद अस। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नॉर्मल साइकिल अगर आप देखें, इफ यू कैन सी माय कर्सर, तो नॉर्मल साइकिल इज 24 to 38 डेज, जो फीको ने अब रीडिफाइन किया है, ठीक है। सो अगर 24 डेज से कम का साइकिल आ रहा है पेशेंट का, टोटल साइकिल, व्हाट इज साइकिल? साइकिल का कैसे कहते हैं? 1 LMP से अगली LMP के दरमियान जो टाइम पीरियड है वो साइकिल है पेशेंट का, ठीक है ना, जिसमें ब्लीडिंग वाले इंटरवल भी, ब्लीडिंग वाले डेज भी शामिल होंगे और वो डेज भी शामिल होंगे जिसमें ब्लीड फ्री रहती है, दोनों को मिलाकर साइकिल लेंथ बनती है। तो टोटल साइकिल लेंथ अगर पेशेंट की 24 डेज से कम है तो इसका मतलब उसको फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हो रही है। और अगर ये 38 डेज से ज्यादा का साइकिल है, 38 डेज से ज्यादा यानी कि 39, 40 इस तरह से 38 डेज से ज्यादा का साइकिल है, तो देन आप उसको क्या बोलोगे? दीज आर इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स। प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल की टर्मिनोलॉजी पुरानी हो गई है, अभी एग्जाम में नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। You will say either the menstruation is frequent menstruation अगर less than 24 days का cycle है और 38 से ज्यादा का है तो you will say patient has presented with infrequent menstrual cycle, infrequent menstruation you can say, ठीक है। So infrequent 38 days से ज्यादा, frequent less than 24, और एमेनोरिया आपको पता है कि कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही तो एमेनोरिया है। और सेकेंडरी एमेनोरिया आप कहते हैं जब 6 मंथ से ज्यादा पेशेंट ब्लीड ना की हो, ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा का एमेनोरिया हो तब उसको आप लेबल करते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। ओके, अब नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग डेज यानी कि मेंस्ट्रुएशन की जो डेज हैं
अगर तो 8 डेज का है तो वो नॉर्मल है, अगर 8 डेज से ज्यादा है तो प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टर्मिनोलॉजी दैट वाज यूज्ड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनको मैं अभी कह रही हूँ कि क्या कहना है आपने, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन। लफ्ज मिलते जुलते हैं लेकिन इनका मतलब फर्क है। प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है कि ड्यूरेशन, यानी कि जितनी डेज के लिए ब्लीड करती है वो ड्यूरेशन ज्यादा है उसकी, 8 दिनों से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट 10 दिन 15 दिन ब्लीड करती है, ठीक है, इसका साइकिल इस तरह का हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, 10-15 डेज का साइकिल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, यानी कि मेंसेस उसके लंबे हो गए। अगर आप कोई आपसे बात करते हुए कह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो एक्चुअली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है जैसा पीसीओएस का मरीज होता है कि साइकिल लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, यानी कि 60 to 90 डेज का अगर साइकिल हो गया है तो प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती थी ना प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। सो अब ये टर्मिनोलॉजी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो थी उसकी जगह आप क्या बोलते हैं, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि 60 डेज बाद आती है, 45 डेज बाद मेंसेस आते हैं, 90 डेज, जैसे पीसीओएस का पेशेंट होता है। तो ठीक है, तो आपने एग्जाम में, अब पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकता है ब्लीडिंग इरेगुलरिटी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, लेकिन जब आप एग्जामिनर को कन्वे कर रहे होते हैं ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि एग्जामिनर से बात करते हुए आपने क्रिस्प टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। आपका एक लफ्ज आपकी नॉलेज एग्जामिनर तक कन्वे करेगा। पेशेंट के वर्ड्स को ट्रांसलेट करके उर्दू से इंग्लिश में एग्जामिनर के आगे नहीं रखना। एक प्लेट में चीज सजा के रखते हैं ना आप मेहमान के आगे, ठीक है। सो आपने वर्डिंग्स जो एग्जामिनर को कन्वे करनी है, फॉर एग्जांपल अगर यही केस बेस्ड डिस्कशन आती है जिसमें सिर्फ एग्जामिनर से आपकी डिस्कशन हो रही है, आपको एक हिस्ट्री दी हुई है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या केस है, या इसी तरह से आप को ये टी ऑस्की के अंदर स्टेशन आ जाते हैं, एक स्टेशन पे आपने हिस्ट्री ली, नेक्स्ट स्टेशन पे आपसे वाइवा में कहा जा रहा है कि समराइज योर केस। उसके अंदर जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ना एग्जामिनर से बात करते हुए, उसमें ये वाली मेडिकल टर्मिनोलॉजी स्लाइड में लिखी हुई है, ये यूज करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद इरेगुलर ब्लीडिंग या जस्ट एक जनरल साइज चंबी, नो। आपने बताना है पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद frequent menstruation, patient has presented with infrequent menstruation, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दीज टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे डिस्कस हुई है उस तरह से बोलना है। तो प्रेजेंटिंग लाइन जो आप एग्जामिनर को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लफ्ज से आपकी नॉलेज एग्जामिनर को कन्वे हो जाएगी। शी माइट आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंट साइकिल्स, क्या होती है डेफिनेशन। सो आप उसमें बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पीगो क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का क्या मतलब है, नॉर्मल और रेगुलर साइकिल्स कि शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट साइकिल जो वेरिएशन है ना वो 7 से 9 दिन से ज्यादा की नहीं है, 7 to 9 डेज से ज्यादा की शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट साइकिल। फॉर एग्जांपल एक साइकिल एक पेशेंट को 21 डेज का है, ठीक है, टोटल साइकिल, अगले महीने उसका साइकिल जो है वो 28 डेज का है, तो कितना डिफरेंस हुआ, 7 डेज का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स शी हैज रेगुलर पीरियड, रेगुलर साइकिल है उसका। इरेगुलर कब होगा कि फॉर एग्जांपल एक महीने पेशेंट को 18 डेज का साइकिल आया है, नेक्स्ट मंथ पेशेंट को से 30 डेज का साइकिल आया, सो और इस तरह से अक्सर होता रहता है। तो दैट इज पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स है कि शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट साइकिल की जो वेरिएशन है ना वो 8 to 10 डेज की है। तो ऑब्वियसली आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पेशेंट से 2-3 साइकिल्स की हिस्ट्री लेंगी। बात होता है एग्जाम में जो पेशेंट आपको बिठाया होता है वो आपको सही हिस्ट्री नहीं दे रहा होता, लेकिन आप जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं, आप टेक आउट करते हैं पेशेंट से, तो आप अपनी नॉलेज एग्जामिनर को कन्वे कर रहे होते हैं, भले मरीज आपको आंसर दे ना दे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि पेशेंट ने आपको नहीं बताया, पेशेंट बात सादे होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती ना, भूल जाते हैं। सो गुस्सा नहीं करना है मरीज को कि वो बता नहीं पा रहा, लेकिन द वे यू आर आस्किंग फ्रॉम योर पेशेंट टेल्स योर नॉलेज टू द एग्जामिनर, कि आपको पता है कि आप रेगुलरिटी कैसे असेस करना चाह रही हैं। तो आप पेशेंट से पूछेंगे अच्छा इस दफा आपकी एलएमपी ये थी, पिछली दफा आपको एलएमपी याद है। अब मरीज आपको साइकिल ड्यूरेशन नहीं कैलकुलेट करके देगा, ये आपने कैलकुलेट करनी है। आप मरीज से हर दफा की एलएमपी पूछेंगे, आपको लास्ट डेट याद है, उससे पिछले वाले महीने का कुछ याद है अंदाजन की कौन सी डेट पाए थे मेंसेस। या अगर आपके पास टाइम है तो आप कह सकती है कि पेशेंट की मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करूंगी, मैं उसको कहूंगी कि मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ आपको, या नहीं ये भी ट्रीटमेंट शुरू की, तो मेंस्ट्रुअल डायरी में से पास पूछना चाहूंगी या मैं आगे मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करने का पेशेंट को कह सकती हैं। बताने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि रेगुलरिटी आप एक साइकिल पे नहीं देख सकते, आपको 2 साइकिल्स या 2-3 साइकिल्स का एटलीस्ट आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो आप पेशेंट से एलएमपी पूछेंगे और ये वाली लेंथ आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो यू शुड प्रैक्टिस मोर ऑन रेगुलरिटी एंड इरेगुलरिटी।
देन ऑब्वियसली फ्लो वॉल्यूम तो पेशेंट डिटरमिन चीज है, ये आप खुद नहीं कह सकते, ये तो आपको पता है, पुराना ही मेथड है। ये नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पैड्स सॉरी शी सोक्स इन वन डे, ये आप पूछते हैं। सैनिटरी पैड्स हैं, होममेड पैड्स हैं, टॉवल टाइप हैं या थिन सैनिटरी पैड्स हैं, किस किस्म के पैड्स हैं ये पूछते हैं। फुली सोक्ड हैं, पार्शली सोक्ड हैं। सो इससे आप, ये आपकी और पेशेंट की बेसिकली असेसमेंट है। मरीज अगर आपको कह रही है कि मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके हिसाब से बहुत हैवी है, लेकिन आप नंबर ऑफ पैड से थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनी ब्लीडिंग दैट इज अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज हैवी। ठीक है, आपने अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पे कितने ml हुआ था लॉस इतने पैड से, अगर मरीज कहती है कि फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट गो आउटसाइड ऑन दोज डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आई लाइक टू स्टे एट होम, सो दिस इज अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो दैट विल बी ऑब्वियसली, फिर इसका मतलब है शी इज हैविंग HMB, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसको हैवी ही कहेंगे फिर, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है। आप अमाउंट में उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन स्टिल आप ऑब्वियसली कुछ तो मरीज से पूछना, तो आप पूछते कैसे हैं कि नंबर ऑफ पैड्स कैसे सोते हैं। फिर ऑब्वियसली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का क्या मतलब है कि दो दो LMPs के बीच में एक रेगुलर साइकिल पेशेंट को आता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल वो 7 days के लिए ब्लीड करती है, बीच बीच में कभी उसको स्पॉटिंग हो जाती है थोड़ी सी, तो आपने ये असेस करने की कोशिश करनी है कि अर्ली साइकिल में है, मिड साइकिल में है या लेट साइकिल में, कब होती है स्पॉटिंग, कितनी नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। और अगर कोई पेशेंट जो है वो अनस्केड्यूल्ड ब्लीडिंग है, तो वो उसको बेसिकली आप क्या कहते हो कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अगर पेशेंट कोई ले रही है, OCPs फॉर एग्जाम्पल ले रही है, या कोई इंजेक्टेबल्स DMPA के इंजेक्शंस लगवा रही है किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हो, चाहे हो सकता है उसने HMB की ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है लगवाए हो, वट एवर इट्स द रीजन, अगर कोई पेशेंट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन या हार्मोनल ड्रग पर है पेशेंट, देन अगर किसी पेशेंट को बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो हो जाती है, वो बेसिकली उसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं उसके लिए अनस्केड्यूल्ड ब्लीडिंग। सो इस स्लाइड को शेयर करने का मकसद ये है, हम जब स्टेशन डिटेल से करेंगे हम दोबारा भी ये चीज करेंगे, यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि एग्जामिनर को आपने क्रिस्प वर्ड्स में यूज करना होता है। जनरलाइज टर्मिनोलॉजी के पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, HMB या जस्ट इरेगुलर ब्लीडिंग, और इतना कहना काफी नहीं है, ठीक है, आपने उसको डिफाइन करना है एग्जैक्टली, एग्जामिनर को एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ अपनी बात को कन्वे करना है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स कम टू द केस नंबर 1। फॉर एग्जांपल, अब आपको पेशेंट कहती है कि शी इज हैविंग हैवी ब्लीडिंग, नंबर ऑफ डेज हैज बीन इंक्रीज, तो आपने नंबर 1 चीज क्या असेस करनी है, इनको आप ना हेडिंग्स में डिवाइड कर लें अपने टेम्पलेट्स को। नंबर 1 थिंग आपने जो पूछनी है पेशेंट से, ब्लीडिंग के अमाउंट के मुतालिक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग में नंबर ऑफ पैड्स इन अ डे, होममेड है, सैनिटरी है, फुली सोक्ड है, पार्शली सोक्ड है, और पैसेज ऑफ क्लॉट्स के साथ है, फ्लडिंग और स्वेलिंग ऑफ क्लोथ्स है कि नहीं, ठीक है। अब इसकी आपको ऑब्वियसली बहुत सारी लाइनों में नहीं बोलना, जब एग्जामिनर को आपने बोलना है, अगेन वही बात है कि एक प्रॉपर क्रिस्प लाइन बनाकर बोलनी है। सो आप कहेंगे कि इन अ डे शी सोक्स 6 to 8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी सोक्स 6 to 8 homemade, she fully soaks 6 to 8 homemade sanitary pads with passage of clots associated with swelling or flooding। एक लाइन आपने बना दी, ठीक है, इसको अलग अलग नहीं बोलना, इन सब पॉइंट्स को अलग अलग लाइनों में टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्रिस्प छोटी लाइंस बोलनी है एग्जामिनर को, जिसमें आपकी फुल नॉलेज, फुल सारी बातें कन्वे हो रही हो, लेकिन लाइन छोटी हो, ठीक हो गया। देन ऑब्वियसली कलर ऑफ ब्लड भी साथ बताना होता है। सो अगेन हम अपनी लाइन को दोबारा बेहतर करते हैं थोड़ा सा। शी फुली सोक्स 6 to 8 homemade pads with bright red colored blood associated with passage, not associated or associated with passage of clots and spreading and swelling, ठीक है। इस तरह करके अपनी एक लाइन बना लें, जितनी दफा बोलेंगे आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आपको कैसे असेस होती है कि पेशेंट इतनी ब्लीड, अगर वो कहती है मैं बहुत हेवी ब्लीड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे मेंस्ट्रुएशन हैवी होती है, सो आपने अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग की यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम आप किस चीज से असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को वो ब्लीडिंग एनीमिक कर रही है कि नहीं। अगेन यहाँ पर बहुत बताना जरूरी है कि अनीमिया, आपने पास्ट अनीमिया को जरूर रूल आउट करना है। जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि पेशेंट HMB की कंप्लेन करती है, उसको उनको जब हम हीमोग्लोबिन देते हैं कि या जो क्वेश्चन अनीमिया के करते हैं, उनको पता चलता है अच्छा पेशेंट अनीमिक है, तो वो सर्जरी डिसाइड कर लेते हैं कि ये ब्लीडिंग इसको अनीमिया कॉज कर रही है, ये देखे बगैर कि हो सकता है वो पेशेंट इस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से पहले से ही अनीमिक चल रही है। हमारी पॉपुलेशन लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से है, और यूजुअली उनको आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की खवातीन की, चाहे वो अच्छे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से भी हों, वो अक्सर अनीमिक होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अनीमिया बहुत कॉमन है।
सो आपने अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के साथ ही पहले का अनीमिया तो नहीं चल रहा, आपको पहले कभी खून की कमी हुई है कि नहीं, या जो पेशेंट सिम्टम्स आप पेशेंट से पूछते हैं, बल्कि आप सिम्टोमेटिक चीज पूछें कि आपको लेथार्जी, फटीगेबिलिटी, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग वर्क, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सारे अनीमिया के सिम्टम्स हैं वो होते हैं। और वो होते हैं तो जब से मेंसेस का मसला शुरू है 5-6 महीनों से, तब से हो रहे हैं या पहले भी होता था ये चीज? आपकी चाहे मरीज आपको अगेन आंसर सही दे ना दे, आपका ये क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर को बता रहा है कि आप अनीमिया को सिर्फ इस ब्लेम नहीं करे एचएमबी को अनीमिया की वजह। ठीक है, आपको ये पता है कि मैंने रूल आउट करना है कि अनीमिया उससे पहले भी पेशेंट को था कि नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप जो मरीज से पूछते हैं ना, आपका हर हर लफ्ज जो आपके मुंह से निकलता है वो एग्जामिनर को आपकी नॉलेज कन्वे करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्रिस्प जुमले पेशेंट से पूछें, जो नॉलेजफुल हो, इधर उधर की बातें ना करें, और आपका हर पॉइंट एग्जामिनर को एक मैसेज कन्वे कर रहा हो कि मैंने ये सारी चीजें टेक आउट की हैं। भले आगे मरीज सिंपल है, वो नहीं जवाब दे पा रही, लेकिन आपने तो कन्वे कर दिया ना कि मुझे पता है कि अनीमिया की, मैं ये नहीं कह रही कि अनीमिया इस वजह से हो गया बस। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि अनीमिया कॉज कर है, देन ऑब्वियसली डिस्कशन में आप कोई सर्जरी डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे वो अलग कहानी है, लेकिन साइंस ऑफ अनीमिया सिम्टम्स पूछने हैं। और कब से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लें भी यहीं पे इसके साथ, ये कब से हैं बहुत जरूरी है। जब से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हुआ है तब से हैं या उससे पहले से भी है? ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम ये बात कर चुके हैं इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आपको पता है एचएमबी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, एनी ब्लीडिंग दैट इज कॉजिंग इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। ठीक है, वो इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर कर रहा है ब्लीडिंग, दैट इज एचएमबी। इसमें अमाउंट नहीं होता कि 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो तो वो एचएमबी है। सो आपने क्या कैसे पूछेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं आपको? जो अगर वर्किंग लेडी है तो आप वर्क स्किप करती हैं कि नहीं करती, और अगर आप घर पे भी हैं तो आप बाहर जाना अवॉइड करती हैं। ठीक है, फ्लडिंग स्वेलिंग होती है क्लोथ की कि नहीं? ठीक है, और हस्बैंड से रिलेशनशिप तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से? क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये भी आता है। सो आप घर के काम काज कर सकती हैं कि नहीं, जल्दी थक जाती हैं कि नहीं, ये वाला जुमला। इन अदर अदर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं रहती इस वजह से, या उसका इफेक्ट इतना तो नहीं हो रहा कि हस्बैंड से रिलेशनशिप खराब हो रहा है आपका, या आप बाहर नहीं जा पाती हैं, आप छुट्टी कर लेती हैं काम से, या आप घर पे भी होती हैं तो आप अवॉइड करती हैं कि मैं इन दिनों में बाहर ना जाऊँ। ठीक है, तो ये सब चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर आती हैं। फिर आपने जो अगली चीज पूछनी है, अच्छा यहाँ तक जो हमने पॉइंट्स किए ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम के हैं कि कितना मसला है। मरीज आपको कह रही है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हो सकता है आप डिग आउट करो कि मरीज ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रही है और एक्चुअली मसला नहीं है। तो ये सब मैग्नीट्यूड ऑफ द एचएमबी के, बाकी कितना इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, ये सब क्वेश्चन उसके हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी है वो एसोसिएटेड सिम्टम्स की है, जो कि आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब आप लेते हो 8 पॉइंट्स जो उसकी पूछते हो, उसमें एसोसिएटेड विद डिस्मेनोरिया, डिस्परोनिया है कि नहीं, इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टल ब्लीडिंग, एनी वेजाइनल डिस्चार्ज, ऑब्वियसली वेजाइनल डिस्चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स को सारा एक्सप्लेन करना है आपने। तो ये एसोसिएटेड चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट एसोसिएटेड चीजों का है। फिर अगला पॉइंट आपका पाम क्वीन है। पाम क्वीन आप सबको पता है। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिप, ठीक है, और ए स्टैंड्स फॉर एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस के लिए आप क्या पूछते हैं क्वेश्चन, डिस्परोनिया डिस्मेनोरिया है कि नहीं, और जो डिस्मेनोरिया की टाइप्स हैं वो एडिनोमायोसिस को एक्सप्लेन करती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। एल स्टैंड्स फॉर लियोमायोमा, एम स्टैंड्स फॉर मैलिग्नेंसी। ठीक है, मैलिग्नेंसी में पेशेंट को आसपास कोई ब्लीडिंग पैटर्न फिक्स नहीं होता। सी स्टैंड्स फॉर कोएगुलोपैथी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोएगुलोपैथी बचपन से नहीं है, कंजेनिटल नहीं है, तो बड़े होकर लिवर प्रॉब्लम्स में हो सकती है। सो पेशेंट से आप ये पूछ सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री में कि आपको कोई लिवर वगैरह का मसला तो नहीं है, ब्लीडिंग का मसला तो नहीं, बचपन से तो नहीं है। अभी बैठे बैठे एकदम से कोएगुलोपैथी पेशेंट को बगैर वजह के डेवलप नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई इसकी सेकेंडरी कॉज होती है। O stands for ovulatory problems. Obviously, anovulatory cycles आप सबको पता है एक्सट्रीम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, बहुत अर्ली और बहुत लेट दोनों फेजेस के अंदर होते हैं। E stands for endometrial origin, bleeding of endometrium origin, hormonal होती है ज्यादातर। ठीक है, I stands for अभी हाइड्रोजेनिक, कि आपने कोई IUCD रखी उसकी वजह से फॉर एग्जांपल होना शुरू हो गई ब्लीडिंग। ठीक है, कोई पेशेंट ने इंजेक्टेबल्स लिए, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन ली, उसकी वजह से ब्लीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। और N stands for not yet born. सो आपने पाम क्वीन के क्वेश्चंस करने हैं उससे पेशेंट से, और कॉजेस को रूल आउट करना है। सो जब आप फोकस हिस्ट्री ले रहे होंगे, नंबर 1 आपने ये सब कुछ लिखना नहीं है, आपकी इतनी अच्छी हिस्ट्री की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर 10 मिनट है आपके पास सिर्फ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन बोथ करने के लिए, आपके पास नहीं है टाइम बहुत लंबी लंबी हिस्ट्री लेने का। क्रिस्प जुमले पेशेंट से पूछे। आप सिर्फ 3 हेडिंग्स बनाएंगे, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एसोसिएटेड विद, एंड कॉजेस में पाम क्वीन लिखना चाहते हैं तो लिखें, अदरवाइज ये भी आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको याद होनी चाहिए। 3 हेडिंग्स आपने एचएमबी की पूछनी है और उनके प्लस माइनस लिखते जाना है। एब्रीविएशन बनाना चाहते हैं बना लें, डिस्पनोरिया डिस्पनोरिया की डीडी बना लेते हैं, D/D लिख लेते हैं, IMB PCB लिख लेते हैं। ठीक है, छोटी एब्रीविएशन लिखें, अदरवाइज तो ये
बचपन से तो यही हिस्ट्री से लेते आ रहे हैं आप लोग फर्स्ट ईयर से। सो आई डोंट थिंक कि अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसको ये सब कुछ लिखने की जरूरत है। आपने इतनी अच्छी हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक, छोटे छोटे एब्रीविएशंस बना लें, लेकिन जहन में हेडिंग्स ये 3 होनी चाहिए: मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, अमाउंट एसोसिएटेड विद, एंड कॉजेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन कॉजेस पे, जहां पे मरीज आपको जो भी बात बताती है ना, उसकी डिटेल में आपने जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरीज कहती है मुझे डिस्मेनोरिया होता है, टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया से आपको बहुत डीडी तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। ठीक है, सो आपने एक तो ये पूछा ऑनसेट की, ऑनसेट और ड्यूरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि प्राइमरी सेकेंडरी तरह का डिस्मेनोरिया होता है ना, आप सबको पता है। सो आपका मेंसेस से एक दिन पहले से शुरू हो जाता है और फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे विद इन 24 आवर्स यूजुअली खत्म हो जाता है। दिस इज यूजुअली प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, जो कि किस वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। सो और आमतौर पे अनमैरिड बच्चियों में होता है या यंग बच्चियों में होता है। एनी हाउ, प्राइमरी डिस्मेनोरिया आपने पूछना कैसे है? ऑनसेट और ड्यूरेशन की, कितनी देर रहता है। अगर यही पेशेंट कहती है कि जी मुझे स्टार्ट तो मेंसेस के साथ होता है, लेकिन जितने दिन मेंसेस आते हैं उतने दिन ब्लीडिंग रहती है, उतने दिन सॉरी पेन रहता है, लेकिन पेन एग्जैजुरेट नहीं होता, एक जैसा रहता है। ठीक है, या पेशेंट कहती है कि मुझे स्टार्ट मेंसेस से होता है, फॉर एग्जांपल 7 डेज के लिए मैं बीट करती हूँ, मुझे 7 डेज के लिए मेंसेस, 7 डेज के लिए हैवी डिस्मेनोरिया होता है, पेन होता है, लेकिन जितने जितने मेरे दिन बढ़ते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं, उतना उतना पेन मेरा बढ़ता जाता है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, 6-7 दिन तक ज्यादा हो जाती है इंटेंसिटी, इतने की मुझे इंजेक्टेबल लगाने पड़ते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। ऑब्वियसली 100% नहीं है, लेकिन आपको क्लू मिलता है एक एक पूछने से। सो बेसिकली जब डिस्मेनोरिया पेशेंट आपको कह देती है और आप वहीं पर आगे अगर अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, तो दिस इज अ बैड इम्पैक्ट। आपको रूल आउट करना है। ऑब्वियसली एक चीज को, एक डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए आपको हिस्ट्री भी चाहिए, आपको एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स भी चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशंस भी चाहिए, देन यू रीच अ फाइनल डायग्नोसिस। लेकिन हिस्ट्री में क्या क्लू है एंडोमेट्रियोसिस का, कि किस तरह का डिस्मेनोरिया है, फिर स्पाज्मोटिक है या कंजेस्टिव है। स्पाज्मोटिक किस तरह का होता है, कंजेस्टिव किस तरह का होता है? यूजुअली जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है वो कंजेस्टिव होता है। स्पाज्मोटिक का क्या मतलब है? कि यूट्रस के अंदर कोई चीज पड़ी है, वो यूट्रस इज ट्राइंग टू एक्सपेल दैट थिंग। ठीक है, तो स्पैज्म आते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, पेन पेशेंट को होता है, कॉन्स्टेंटली नहीं होता। कंजेस्टिव को आप कैसे पूछेंगे? जकड़न की तरह का पेन है। स्पाज्मोटिक को कैसे पूछेंगे? कि इट्स लाइक स्पैज्म, के थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा पेन होती है, फिर हल्का सा रिलैक्स हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद दर्द उठती है। इस तरह से दर्द अगर मरीज कह रही है, तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ समथिंग इनसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी। तो क्या हो सकता है? ये या तो पॉलिप हो सकता है या सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड हो सकता है। सो वही बात है कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन आपने क्लू बनाया ना, हिस्ट्री के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या आप कैसे लगा हिस्ट्री में कि फाइब्रॉइड है, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, तो बेस्ड ऑन स्पाज्मोटिक टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया। ठीक है, नंबर 1। फिर आगे इंटेंसिटी हम बात कर चुके हैं कि माइल्ड होता है, मॉडरेट इंटेंसिटी का आप पूछ कैसे सकते हैं? माइल्ड मॉडरेट सीवियर मरीज को क्या पता, मरीज ये कहेगी कि पहले कम होता था अब ज्यादा होता है, या मुझे इंजेक्टेबल्स लगाने पड़ते हैं, पहले मुझे एनाल्जेसिया नहीं लेना पड़ता था, या वार्म पैक्स वगैरह में रखती थी तो ठीक हो जाता था, अब मुझे उसके लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, या अब तो इतना ज्यादा हो गया कि मुझे टीके लगवाने पड़ते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो सीवियर इंटेंसिटी। ठीक है, माइल्ड में पेशेंट हो सकता है कुछ ना रेमेडी करती हो, बस थोड़ा सा ठीक ठीक हो जाता है उसका। सो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर आप इस तरह से पूछना है। फिर ऑब्वियसली रिलीविंग फैक्टर जो हम बात अभी कर चुके हैं कि रेस्ट करने से, हॉट बाथ लेने से, वार्म पैक्स रखने से ठीक होता है, या एनएसएड से। सो ये सारी बातें अगर मरीज आपको कहते हैं डिस्मेनोरिया, अब जितना मैंने आपको टाइम लगाया, मैंने तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया, आपने एक ही लाइन में जल्दी जल्दी पेशेंट से पूछ लेना है, अच्छा किस तरह का दर्द होता है? जिस तरह स्टार्ट ऑफ मेंसेस से स्टार्ट होकर 7 दिन ज्यादा रहता है, जितने दिन मेंसेस रहते हैं, या शुरू में खत्म हो जाता है, या उसकी इंटेंसिटी आखिरी दिन तक बढ़ती है, आपको टीके तो नहीं लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, किस तरह का पेन होता है? जकड़न वाला दर्द होता है, या थोड़ी थोड़ी देर बाद लहरें उठती हैं दर्द की? बस ये 2 या 3 लाइनों में आपने पूरी बात पूछ ली, फिर पेशेंट ने जो भी आपको जवाब दिया वो आपने नोट कर लिया। अच्छा, इसी तरह अगर पेशेंट आपको कहती है डिस्प्रोनिया है, तो आप वही ऑनसेट और ड्यूरेशन पूछेंगी। अगेन सुपरफिशियल और डीप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप पेशेंट से उर्दू में पूछते हैं कि हस्बैंड से जब आप रिलेशनशिप कर रही होती है तो स्टार्ट में होता है, या थोड़ा डीप पेनिट्रेशन के बाद होता है पेन, और फौरन ठीक हो जाता है कि नहीं? इतना ज्यादा इंटेंसिटी कैसे पूछेंगे? इतना ज्यादा तो नहीं होता कि आपको इसके साथ मतलब अब मना कर देती हूँ हस्बैंड को। ठीक है, बस इतना सिंपल सा पूछेंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन आया कि डिस्मेनोरिया शुड आल्सो बी आस्क्ड इन हिस्ट्री। यस, आपने पूछना है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का,
पॉइंट होते हैं ये बेसिकली। डिस्मेनोरिया इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में HMB की अमाउंट, कॉजेज, और जब एसोसिएटेड विद, मैं आपको बोला ना एसोसिएटेड फीचर्स में आप डिस्मेनोरिया, डिस्परोनिया, इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग ये सब पूछेंगे। ओके, इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग अगर आपको पेशेंट कहती है जी मुझे महीने के बीच में रेगुलर मेंसेस तो आते हैं लेकिन बीच बीच में दाग भी लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी डिजीजेस हैं जिसमें ये होता है, ठीक है, कौन सी वाली है जिसमें सबम्यूकोजल फाइब्रोइड, या फिर पेशेंट को अगर ये पॉलिप वगैरह है, या पेशेंट को हाइपरप्लेजिया है, वो भी, या प्रोलिफरेटिव, ज्यादा प्रोलिफरेट हो गई है एंडोमेट्रियम, तो वो भी शट ऑफ होगी ना। जो न्यूली फॉर्म्ड एंडोमेट्रियम होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसके सेल्स शट ऑफ होते हैं। सो हाइपरप्लेजिया वाले क्योंकि जल्दी जल्दी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, सो वो जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं वो इंटरमिटेंटली शट ऑफ होते हैं, तो दैट्स व्हाई पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सो अगर इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्टपार्टल ब्लीडिंग का पेशेंट है, तभी आप, इसी यही वजह है कि आप इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टल ब्लीडिंग वाले की एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जरूर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज, ठीक है। सो खैर हम आगे जब केसेस करेंगे तब डिस्कस करेंगे आपने पूछना कैसे है। उसमें ऑब्वियसली ऑनसेट पूछनी है कि कौन से दिनों में होता है, जैसे हमने पहले बात की कि मिड साइकिल में हो रहा है, एंड साइकिल में, शुरू वाले साइकिल में हो रहा है, ठीक है। और किसी स्पॉन्टेनियस हो गया या कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से हुआ, कितनी एपिसोड्स हुई इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, और हर एपिसोड वाज इट सेल्फ लिमिटिंग और नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कोई ड्रग वगैरह लेनी पड़ी रोकने के लिए, या बस हल्की सी ब्लीडिंग हो गई, खुद ही रुक गई, और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आपको पैड तो नहीं यूज करना पड़ा, स्पॉटिंग थी या ज्यादा ब्लीडिंग थी। ये सारी बातें आपने इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टल ब्लीडिंग में पूछनी है। अगेन ये सारी डिटेल हर मरीज से नहीं पूछनी, जो पहली स्लाइड हमने डिस्कस की थी वो पूछनी है, जिसमें मैंने 3 हेडिंग्स आपको बताई हैं। कि जो मरीज जो पॉइंट पॉजिटिव बताएगा ना, अगर उसको डिस्मेनोरिया है, डिस्प्रोनिया है, तब उसकी डिटेल पूछेंगे ना, अदरवाइज तो ये सब टाइम वेस्टेज है आपका। अगर पेशेंट आपको इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टपार्टल ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं देती तो ऑब्वियसली आप, कॉमन बात है ना कि आप नॉलेज की बात है कि नहीं पूछोगे ये। तो इस यहाँ पर आपको लंबी हिस्ट्री लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये 7 मिनट में, 8 मिनट में बात हो जाती है मरीज से सारी। आपने अगर फोकस हिस्ट्री ली और आपने जो पॉइंट को आपको, मतलब जो आपको एज वो दे रही है ना, जो पल्ला पकड़ा रही है, वही उसी की डिटेल में जाए। अदरवाइज हर एक की डिटेल तो डेफिनेटली आप नहीं पूछेंगे, जो पहली स्लाइड वाली चीजें हैं बस वही पूछेंगे, ठीक। अच्छा, अगर पेशेंट कहती है मुझे पेन हो रही है, तो पेन की एक निमोनिक आप याद कर लें। ऑब्वियसली आप सबने अपनी अपनी निमोनिक बनाई होगी, मैं यूजुअली जो स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो ओल्ड कार्स है। ओल्ड कार्ड्स अगर आप लिख लें और उसी को पॉजिटिव नेगेटिव करते जाएं, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑनसेट ऑब्वियसली पेन का, लोकेशन की किस एरिया में, हाइपोगैस्ट्रियम में, राइट आइलियक फोसा, लेफ्ट आइलियक फोसा में कहाँ है, रेडिए डी से डायरेक्शन है, डायरेक्शन बेसिकली रेडिएशन है कि कहीं जाती तो नहीं है, पेन यही रहती है। फिर करेक्टर लोइन टू ग्रोइन फॉर एग्जांपल पेन है तो मोस्टली हो सकता है किडनी की पेन हो, ठीक है। फिर करेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेन का, किस किस्म का, डल एक्किंग पेन है, कांस्टेंट पेन है, स्पाज्मोटिक है, किस किस्म का है, ठीक है। फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर की पोजिशनल है, चेंज ऑफ पोजीशन से चेंज होता है, क्या चीज एग्रीवेट, मेंसेस के साथ एग्रीवेट तो नहीं हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एग्रीवेट होता है, ठीक है। फिर रिलीविंग फैक्टर, हॉट पाथ, हमने पहले बात की जैसे कि डिस्मेनोरिया है तो वो हॉट पाथ से रिलीव हो जाता है कि नहीं, या कोई आपको ड्रग लेनी पड़ती है, एनासिड वगैरह लेनी पड़ती है। स्वेरिटी ऑब्वियसली कितना स्वीयर है, मैं आपको 1 से 10 तक नंबर दूं तो आपके ख्याल में ज्यादा स्वीयर है, 9-10 नंबर का है, या 1-2 नंबर का, हल्का फुल्का बर्दाश्त हो जाता है, ठीक है। तो ओल्ड कार्स आपने खाली एग्जाम में लिखना है और इसको प्लस माइनस करते जाना है, नॉट लगाते जाए, जीरो लगाते जाए बेशक, जो नहीं है और जो है उस पर छोटा सा प्लस लगाना है। तो आपको ये लाइन आपने खुद अपनी बनानी है कि किस तरह से आप इसको बोलेंगे सारी निमोनिक्स के साथ। आपने ओल्ड कार्ड्स पर सारी लिखना है और उसकी हिस्ट्री पूछनी है। अगर मरीज पेन कहती है, पेन नहीं कहती तो ये नहीं, ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेशेंट ने कहा कि मुझे वजाइनल डिस्चार्ज है, व्हाट विल यू आस्क इन डिस्चार्ज, करेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, अमाउंट क्या है डिस्चार्ज की, स्मेल है कि नहीं, इचिंग के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, मेंसेस के साथ कोई एसोसिएशन है कि नहीं, ये आपको बताएगा कि फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, ठीक है। यू ऑल नो के अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन थिन म्यूकस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और जो जब प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट होता है सिक्रीटरी, तो आपका थिक हो जाता है थोड़ा सा। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज अगर है, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन अगर फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो वो थिक सा डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर हर वक्त मरीज कहती है और स्पेशली उसके साथ स्मेल है या इचिंग है, या उसका कोई कलर है किसी भी किस्म का, व्हाइट है या येलोइश ग्रीन है, व्हाटएवर, then it is not physiological, then it is pathological discharge, ठीक है। सो अब इसकी अगेन हम एक लाइन बना लेते हैं कि पेशेंट जिस तरह से भी आएगी उसको बोलना कैसे है। मैंने हर लाइन को तो नहीं बोलना कि दैट इज वाइट इन कलर, दैट इज थिक इन कंसिस्टेंसी, इस तरह करके नहीं बोलना, लंबी लाइंस नहीं बोलनी, छोटी लाइन करनी, क्रिस्प छोटी लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड with a thick curdy white
scanty vaginal discharge which is associated with itching but not foul smell. ठीक है, तो एक लाइन आपने ऐसे इन सब पॉइंट्स की बना ली, और वो लाइन ही आपने एग्जामिनर के सामने बोलनी है, उसकी पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं आप. सो अलग अलग हर पॉइंट को अलग अलग लाइन में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप इधर उधर लगेगा जैसे कंफ्यूज है थोड़ा सा. ठीक है, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट. ये तभी होगा जब आप हिस्ट्री की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे. आगे चलते हैं. HMB की कॉजेस ये खैर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. पाम क्वीन में आपने क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं. पॉलिप इंटरमेस्ट्रल पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होगी, और PID में आपने ऑब्वियसली वजाइनल डिस्चार्ज है. ऑलवेज रिमेंबर there is a difference between lower genital tract infection and upper genital tract infection. upper genital tract infection है जो कि usually PID के साथ है. हमेशा पेशेंट को जो chronic PID होती है उसकी कहीं ना कहीं पास्ट में acute PID की एपिसोड हुई होती है. that is usually if not treated that is converted into chronic PID. ठीक है, so acute PID की जो ट्राइड है ना वो आपने पेशेंट से जरूर पूछनी है. और वो क्या है? बेसिकली copious amount of malodorous discharge, usually chlamydia gonorrhea की वजह से भी हो सकती है. ठीक है, so malodorous discharge associated with a spike of fever maybe and acute lower abdominal pain. पेशेंट को शदीद पेन के साथ malodorous discharge and fever की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है. ठीक है, और वो ट्रीट हो गया, ठीक है. नहीं ट्रीट हुआ तो फिर अब chronic PID में ऑब्वियसली फीवर वगैरह नहीं होता, लेकिन पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज और लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है. अगर खाली वेजिनाइटिस के साथ पेशेंट आई है ना लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, तो उसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं होगा. चीजें कोरिलेट करना सीखें. एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आपके ख्याल में अगर ये वेजिनल डिस्चार्ज है खाली लोअर एब्डोमिनल पेन फिर क्यों हो रहा है मरीज को. तो आपको जस्टिफाई करना है कि दिस इज अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन. आई थिंक दिस इज अ केस ऑफ PID. अगर पेशेंट को डिस्चार्ज के साथ लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं है तो फिर लोअर ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है. फिर आप उसमें PID का पूरा कॉकटेल जो 14 दिन का देते हैं वो नहीं देंगे. सो आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से मैनेजमेंट डिस्कस करनी होती है एग्जामिनर से. ये नहीं कि जो भी कड़ी वाइड डिस्चार्ज के साथ पेशेंट आई उसको पकड़ के पूरा PID का 14 दिन का ट्रीटमेंट दे दें पहली दफा ये पेशेंट. इस तरह से आप एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो मर्जी आपके हॉस्पिटल में होता हो, लेकिन आप एग्जाम में आपने अपने आप को जस्टिफाई करना होता है हर मैनेजमेंट को, हर पॉइंट को. सो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को कभी कोई फीवर, कोई डिस्चार्ज या लोअर एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री रही है, कोई TB की हिस्ट्री रही है कि नहीं. अब उसके बाद जी मुसलसल डिस्चार्ज होता है या रिकरेंट डिस्चार्ज होता है कि साल में 4 दफा होता है फॉर एग्जाम्पल. ट्रीटमेंट में करने के बाद कुछ अर्से बाद दोबारा हो जाता है. फिर आप पूछते हैं पार्टनर को ट्रीट किया था कि नहीं किया था. सो STI तो नहीं है. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको डिस्चार्ज को देखना है हिस्ट्री में थोड़ा सा कि ये PID की तरफ जा रहा है या सिर्फ वेजिनाइटिस का मसला है पेशेंट को. ठीक है, ओके. केस 2 करते हैं. अभी तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कोई क्वेश्चन है केस 1 में तो यू कैन टेल मी, नहीं तो फिर हम मूव टू केस 2. ऑलराइट, केस 2 फॉर एग्जांपल आपका पेल्विक मास का केस आता है जिसमें फाइब्रॉइड भी हो सकता है, जिसमें ओवुलेटरी मैसेज भी हो सकते हैं. ठीक है, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? यूट्राइन मास फाइब्रॉइड हो सकता है. ठीक है, एनी यूट्राइन मास कैन. TO मास हो सकता है जो कि आपका TB में या वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री होगी उसके अंदर पेशेंट की, या ओवेरियन मास. तो व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ पेल्विक मास, पेशेंट कहती है, पेशेंट खुद बताती है या आपको पता लगता है कि ये अच्छा मतलब डिपेंड करता है, ओवुलेटरी कॉजेस की हिस्ट्री दे रही है, HMB की हिस्ट्री दे रही है. एग्जामिनेशन फाइंडिंग पे आपको पता लगता है कि पेशेंट को कोई मास है. ये पेशेंट खुद बताती है आपको कि कुछ अरसे से मेरा पेट फूलना शुरू हो गया. व्हाटएवर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बहुत वेग भी हो सकती है इसकी. पेशेंट का वेट लॉस और जनरलाइज सिम्टम जो होते हैं ना, अर्ली सैटाइटी, इस किस्म के हो सकते हैं जो ओवेरियन कैंसर के वेग से सिम्टम्स होते हैं. सो एनी सिम्टम के साथ, लेकिन लेट्स से अगर आपको पता है कि पता चल जाता है पेल्विक मास है, तो आपने उसके क्या डिफरेंशियल्स पूछने हैं. या मरीज खुद से कह देती है जी मुझे रसौली है या मुझे कोई नीचे पेट में गोला है मेरे निचले पेट में और मुझे अल्ट्रासाउंड में आया है. ठीक है, क्वेश्चंस क्या करने हैं उसके आपने. सबसे पहले उससे पहले पता कैसे चला? हाउ डिड शी कम टू नो दैट शी हैज सम मास. आइदर उसको पेन कर रहा था, कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि वैसी किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता लग गया, या पेशेंट को कैकेक्सिक फीचर्स थे. कैकेक्सिक फीचर्स यानी कि वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, और अर्ली सेटाइटी वगैरह जो हमने डिस्कस किया है, कैंसर वाले फीचर्स वो थे. पेशेंट को कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हुई थी या एनी हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि जो यंग पेशेंट्स होती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर्स आपको पता है कि जर्म सेल कैंसर्स जो होते हैं उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं. ठीक है, सो आप ये सारे क्वेश्चंस पेशेंट से पूछोगे. अच्छा, इसका एक CMH के नाम से आप निमोनिक बना लें.
ठीक है। CMHC स्टैंड्स फॉर कैकेक्सिक फीचर्स, क्या पूछोगे? वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ब्लोटिंग, अर्ली सैटिस्फैक्शन, नॉसिया। ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलर, एम 2 है। एम स्टैंड्स फॉर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, HMB कर रहा है कि आपकी मेंसेस ठीक आते हैं कि नहीं ठीक आते। एम ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस। अगर पेशेंट कहती है कि जी मुझे रसौली है, मुझे अल्ट्रासाउंड में पता चला था, तो आपने पूछना है कि उसको कोई मेट्स के सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स तो नहीं है। ठीक है। मेट्स में ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू करें। हेड से कहाँ, अगर ब्रेन में मेट्स होंगे तो क्या होगा? पेशेंट को हेडेक होगा, फिट्स होगी। ठीक है। फिर लिवर में मेट्स है तो उसको जॉन्डिस होगा। अगर मेट्स लंग में चलेंगे तो उसको कफ होगी, हिमोप्टेसिस होगी पेशेंट को, या बोन में चलेंगे तो बोन पेन होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने मेट्स के करने हैं। फिर हार्मोनल करने हैं, स्पेशली यंग पेशेंट में भी, और इवन इन इन ओल्ड पेशेंट आपको जो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स होते हैं वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करती हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स। सो आप पेशेंट से हार्मोनल वायरल सिम्टम्स पूछेंगे। यंग पेशेंट में जर्मिनोमा वगैरह फ्लैम्प अगर है उसको, या कोई जर्म सेल ट्यूमर है उसको, तो आप उससे हर्सुटिज्म, एक्नी, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स जो है उनके सिम्टम्स पूछें। हर्सुटिज्म तो नहीं होती, एक्नी तो नहीं है, डीपनिंग ऑफ वॉइस तो नहीं है, ब्रेस्ट एट्रोफी तो नहीं है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट तो नहीं है। ठीक है। जो ओल्ड एज में यूजुअली ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर जो होता है वो आमतौर पे प्रेजेंट करता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ, उसमें ये सारे बाकी हार्मोनल फीचर्स नहीं होते। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओल्ड एज में एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, रेयर होते हैं लेकिन हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन का सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट कहती है बहुत बड़ा सारा मैस है, आपको नजर भी आ रहा है शक्ल से, देखने में बाजू का आपको लग रहा है इतना बड़ा मैस है पेशेंट का, तो आप उससे प्रेशर सिम्टम्स पहले भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपने इसी पैटर्न में करना है, अपना पैटर्न खुद बना लें, लेकिन आपने प्रेशर सिम्टम्स पूछने हैं पेशेंट से। जब मैस होगा, प्रेशर बड़ा मैस होगा, प्रेशर डाल रहा होगा, तो वो यूरिनरी सिम्टम्स पेशेंट को प्रेजेंट करेंगे। अब अगेन यहाँ पे आपकी नॉलेज थोड़ी सी, एग्जामिनर आपसे डिस्कस भी कर सकता है, आपसे पूछ भी सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स आमतौर पे इंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड में आएंगे, जहाँ पे आपकी ब्लैडर कंप्रेस हो रही है, या यूरेटर, अगर साइड वॉल फाइब्रॉइड है, यूरेटर कंप्रेस हो रहा है। ठीक है। तो ब्लैडर प्रेशर में आ रही है, इंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होती है। ऑब्वियसली आप यूटीआई रूल आउट करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में भी यूटीआई रूल आउट करेंगे। लेकिन पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड होगा बहुत बड़ा सारा, तो मे कंप्रेस्ड बाउल, और वहां पर कॉन्स्टिपेशन या हेमोरॉइड्स वगैरह हो सकते हैं पेशेंट को। और इसी तरह से अगर गट में कोई मेट्स चले गए हैं तो डेफिनेटली तब भी आपके बाउल्स के ब्लीडिंग पीआर के सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट को। फिर अगर बहुत बड़ा मैस है, ओवेरियन मैस है, तो वो प्रेशर डाल रहा है पेल्विक वेन्स के ऊपर, पेल्विक कंजेशन कर रहा है, तो उससे क्या होगा? लेग में वेरिकोसिटीज हो जाएगी। और अगर बहुत क्रॉनिक मैस भी पड़ा हुआ है, सो वो इवन यूवी प्रोलैप्स भी कर सकता है। सो दीज आर ऑल प्रेशर सिम्टम्स। सो पेशेंट को पहले पता कैसे चला, कितने अरसे से प्रॉब्लम है, कब पता कैसे चला, उसके CMH के फीचर्स पूछें, प्रेशर सिम्टम्स पूछें। आपने वहां पर पेज अगर आपको दिया जाएगा तो आपने कुछ नहीं लिखना उस पर, ये सब जबानी लाइंस आपको याद होनी चाहिए। आपने सिर्फ CMH लिखना है और आपने प्रेशर सिम्टम्स का P लिखना है, दैट्स इट। बाकी आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने पूछना क्या है इसके अंदर। ठीक है। सो तो मैथ्स से रिलेटेड हो गया। अब कर लेते हैं सबफर्टिलिटी का केस। उसके टेम्पलेट्स में आपने क्या क्या पूछना है सबफर्टिलिटी में? ऑब्वियसली पहला जो आपका पैराग्राफ होता है, जो आप पूछते हैं पेशेंट से कि पहले कभी कोई प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, फर्स्ट मैरिज है बोथ कपल की कि नहीं। सबसे पहले तो इससे भी पहले ये बात पूछते हैं कि दोनों की पहली शादी है कि नहीं, कितने अरसे से कंसीव करने के लिए कोशिश करिए, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है ना कि अच्छा, इनएबिलिटी टू कंसीव नहीं बोलना आपने पेशेंट को, इन या इनफर्टिलिटी का लफ्ज नहीं बोलना होता, सब फर्टिलिटी होता है। तो आप या तो डायरेक्टली बोल दें पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद प्राइमरी सबफर्टिलिटी, या आप कह दें कि शी इज एंग्शियस टू कंसीव या शी वांट्स टू कंसीव। ठीक है। सो इनएबिलिटी टू कंसीव की टर्मिनोलॉजी ना थोड़ी एथिकली अच्छी नहीं लगती। तो एनीवेज, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, शी हैज ऑलरेडी गॉट प्रेग्नेंट सम टाइम अगो, तो फिर ऑब्वियसली सेकेंडरी सबफर्टिलिटी होगी। इवन अगर मिसकैरेज भी हो चुका है तो भी पेशेंट की सेकेंडरी सबफर्टिलिटी है, पहले कंसीव तो कर चुकी है। ठीक है। या जो हस्बैंड है उसकी दूसरी शादी है, हैज ही फादर्ड एनी प्रेगनेंसी बिफोर। ठीक है। सो प्राइमरी सेकेंडरी पूछ लिया। देन ड्यूरेशन के कितने अरसे से, ये बहुत फर्क है इसमें और मैरिड फॉर में। अक्सर जो ब्लडर करती हैं स्टूडेंट्स, वो मैरिड फॉर 5 years है। सो अगला सवाल नहीं पूछती कि whether the couple was living together or not, या whether the couple was trying for pregnancy since 5 years। हो सकता है उन्होंने whatever might be the reason, पहले 1 साल 2 साल कोशिश ना की हो, कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया हो। ठीक है। या साथ ना रह रहे हो। सो आपकी ड्यूरेशन ऑफ सबफर्टिलिटी जो आप पेशेंट एग्जाम को में बताएंगे, वो है जो जब से पेशेंट ने कोशिश करनी शुरू की। ठीक है।
जब से वो साथ रह रहे थे मियाँ बीवी. So it is quite possible that she is married for 5 years, but husband was not living with her, and um, the duration of fertility might be 3 years. 3 years से the couple is trying to get pregnant. ठीक है? So duration is different from married for. दोनों terminology अलग-अलग है. ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर अगली लाइन आप क्या बोलते हैं, क्वार्टल फ्रीक्वेंसी कैसी है. अब इसकी हम एक लाइन एंड पे मैं आपको बता दूंगी कैसे बोलना है. क्वार्टल फ्रीक्वेंसी आप कैसे पूछते हैं कि आप कैसे हस्बैंड वाइफ कितना मिलते हैं, हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा. ठीक है, तो पर वीक आप बता दें या पर मंथ बता दें. लेस है तो पर मंथ बता दें, अदरवाइज 2 to 3 टाइम्स पर वीक विद नो क्वार्टल प्रॉब्लम. अब इसमें जब आप एक लाइन बोलते हैं ना विद नो क्वार्टल प्रॉब्लम, इसमें सारी यूजुअली रूल आउट हो जाती हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस और ये वाली बातें जो है. ठीक है, तो आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है इतना कुछ बताने का. सो आप मरीज से बस पूछ लेंगे कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको, या आपको कोई बहुत प्रॉब्लम मिलने में कोई मसला तो नहीं होता. इस तरह से पूछें जनरलाइज सा. ठीक है, और आप बताएं एग्जाम में विद नो क्वार्टर प्रॉब्लम, या मरीज से आप बहुत डिटेल से भी पूछ रहे हैं, एग्जामिनर को आपने सिर्फ एक लाइन बोल है विद नो क्वार्टर प्रॉब्लम. इसमें सारी मेल की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कवर हो जाती हैं. ठीक है. अच्छा, फिर नॉलेज अबाउट फर्टिलिटी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेशेंट का अगर रेगुलर साइकिल है तो आप पेशेंट को बताएं कि आपको पता है कि मेंसेस के बाद कौन से पीरियड में आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, या एक महीने के किन दिनों में हमल ठहरने के ज्यादा चांस है. तो पेशेंट को पता है, नहीं पता, अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली फिर आप मैनेजमेंट में बोलेंगे कि आई विल एजुकेट हर अबाउट द फर्टिलिटी पीरियड. फिर अच्छा, दूसरा पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं अभी तक, कोई ओवुलेशन इंडक्शन ली है, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है कि नहीं. ठीक हो गया. सो आप इसकी लाइन कैसे बोलेंगे, 1 लाइनर या 2 लाइनर बोलना है ये सारा कुछ. द पेशेंट हैज बीन presented for inability for anxious, she's anxious to conceive for the last 4 years or 3 years. ठीक है, and she has been living together with a quarter frequency of 3 times per week with no quarter problem. The couple is well aware about the fertility period and she has not taken any treatment so far. Regarding her menstrual history, she has a regular menstrual cycle of 7 by 28 days, whatever infrequent cycles are in which with no intermenstrual postpartum or any other menstrual irregularity, and there's no history of vaginal discharge. जो अभी आगे बात करते हैं causes पे. तो जो पहला पैराग्राफ है आपका वो फर्टिलिटी की के मुतल्लिक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से है. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में आप इसकी कॉजेस को डिस्कस करोगे. पहली लाइन आप बोलोगे कि कब से है, मतलब फर्टिलिटी किस टाइप की है. ठीक है, सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड जो लाइन आप बोलोगे वो कॉजेस से रिलेटेड है कि वेदर शी इज हैविंग ओवुलेटरी प्रॉब्लम. आपको कॉजेस ऑब्वियसली पता है डिटेल में, उसके क्वेश्चंस आपने करने होते हैं कि कॉजेस में. मैं लड़कियों को एक निमोनिक यूजुअली याद करवाती हूँ P4T2, या आप लिख लें, याद कर लें, P4T2. 4 P's पूछने आपने और 2 T's पूछने हैं, और आपने एग्जाम में कॉपी पे अपनी सिर्फ बुकलेट मिलेगी उसमें P4T2 लिखना है, दैट्स इट. बाकी कहानी नहीं लिखनी, आपको ज़बानी याद होना चाहिए. सो P कौन कौन से हैं, नंबर 1 PCOS. ठीक है, PCOS के क्या सवाल होते हैं, वेट गेन, हिर्सुटिज्म, एक्ने, कॉमनली यही पूछे जाते हैं. सेकंड P इज हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन. ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन. हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया के क्या क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, कोई कलेक्टोरिया, निपल डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है पेशेंट को. और कीप दैट इन माइंड कि जरूरी नहीं है कि हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया ऑलवेज सिम्टोमेटिक हो. बहुत कम लोगों में सिम्टोमेटिक होता है, बहुत से लोगों में सिम्टोमेटिक नहीं भी होता. ऑब्वियसली आप सिम्टम्स तो पूछेंगे, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तब भी आप फिर इन्वेस्टिगेशंस में अकॉर्डिंगली प्रोलैक्टिन करवा सकते हैं, बिकॉज सिम्टोमेटिक नहीं होता हर पेशेंट में. एनी हाउ, सेकेंड P हो गया प्रोलैक्टिन का. थर्ड P हो गया प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी. ठीक है, जो लेस देन 40 ईयर्स से पहले अगर पेशेंट को मेंस्ट्रुअल इनसफिशिएंसी, ओवेरियन इनसफिशिएंसी होना शुरू हो गई तो उसको कहते हैं. इसके क्या साइंस है, वही जो मेनोपॉज के साइन सिम्टम्स है, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी. ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है, और ऑब्वियसली अगला P जो है ना वो PID है, जो कि ट्यूबल फैक्टर है. ठीक है, हेडिंग्स यहाँ पे मैंने अभी फैक्टर्स के हिसाब से दी हुई हैं, लेकिन आपने एग्जाम में P4T2 पूछना है. P4 में चौथा P जो है वो क्या है, PID. ठीक है, T2 में कौन से आप पूछते हैं, एक T जो होता है वो थायराइड के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा T जो होता है वो TB होता है. TB तो नहीं हुई पेशेंट को कभी पहले, और ये भी हमेशा याद रखिए कि TB हमेशा चेस्ट से शुरू होती है. मिलियरी TB होती है, देन एब्डोमिनल TB एंड देन पेल्विक TB. डायरेक्टली पेल्विक TB नहीं होती. सो पेशेंट की कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट with TB होती है, या उसको खुद पता होता है कि TB हुई थी कभी पहले, चेस्ट TB, या कोई घर में ऐसा बंदा है जिससे कॉन्टैक्ट
का है टीबी का, तो तब आप पेल्विक टीबी का सर्च सोचते हैं, ठीक है। तो वजाइनल डिस्चार्ज या पीआईडी का आप पूछेंगे पेशेंट से। सर्विक्स सर्वाइकल फैक्टर्स में आप पूछ सकते हैं कि कभी कोई सर्वाइकल ट्रॉमा या कोई सर्विक्स को रेडिएशन वगैरह तो नहीं मिली है, ठीक है। फिर आप मेल फैक्टर पे आ जाए, तो फीमेल में आपने बेसिकली क्या पूछना था, P4T2। टी मैंने यहाँ पे थायराइड का नहीं लिखा हुआ, लेकिन थायराइड के क्वेश्चंस करने, हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस तो नहीं होती। अगर आप सिंपल ये सवाल करें तो मरीज कहती है हाँ जी मुझे हीट इंटॉलरेंस होती है, तो तब तो उसके बाद फिर आगे उसके क्वेश्चंस मजीद डिटेल में करें। अदरवाइज थायराइड के सारे सवाल एक मरीज से करना जरूरी नहीं है, ठीक है, टाइम शॉर्ट होता है आपके पास। फिर मेल फैक्टर की अगर हम बात करें तो मेल फैक्टर में आपने क्या पूछना है, कोई इंपॉर्टेंस की हिस्ट्री, स्मोक तो नहीं करता, ड्रग, ऑक्यूपेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, उसके बाद ड्रग्स। ड्रग्स कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोलैक्टिन को ज्यादा करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये एंटीसाइकोटिक्स हो गई, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अगर कोई मेल ले रहा है तो अगेन वही उसका फिनोमेना है, तो प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो ज्यादा होता है। और प्रोलैक्टिन आप सबको पता है कि मतलब डोपामीन आपका लेवल जो है वो कम होता है और प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा हो तो HPO एक्सेस डिस्टर्ब हो जाता है मेल में भी। सो ड्रग्स आपने पेशेंट से पूछनी है कि कोई ऐसी ड्रग्स जो लंबे अरसे को इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रग्स नाम ले लें बेशक, कोई डिप्रेशन की या इस तरह जहन की बीमारी की ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे आप, ठीक है, तो वो पूछेंगे। फिर एक ही गो में पूछ लें कहाँ कहाँ की ट्रॉमा, ट्रॉमा कह लो और साथ उसके रेडिएशन कह लो या कोई सर्जरी। ट्रॉमा, रेडिएशन, सर्जरी किस जगह की, हेड की, स्पाइन की और ग्रोइन की। तो ये अलग अलग लाइनों में बोलने की बजाय देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी trauma, surgery or radiation to any head injury or any spine or any groin area, ठीक है। सर्जरी, ट्रॉमा और रेडिएशन, इन तीन जगहों की, तीनों जगह की इफेक्ट करती है। और ऑब्वियसली कोई प्रोलॉन्ग फेब्राइल इलनेस और टीबी ये भी पूछते हैं हम। सो और स्पेशली प्रोलॉन्ग इलनेस में आप डायबिटीज जरूर पूछते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग इलनेस के साथ ही आप डायबिटीज का पॉइंट भी लिख लें। तो 2 डीज है। और नॉन स्मोकर, नॉन एडिक्ट, आप बेसिकली निमोनिक मैंने बनाया हुआ है NS और NA, नॉन स्मोकर, नॉन एडिक्ट। फिर प्रोलॉन्ग इलनेस जिसमें आपकी डायबिटीज भी साथ आ जाती है, 2 डीज है, ये डायबिटीज और साथ ही ड्रग्स पूछ लिया आपने पेशेंट से। और लास्ट पॉइंट आपने ट्रॉमा लिख लें, इंजरी लिख लें, कुछ भी लिख लें, और उसमें सारा पूछना है, हेड का, स्पाइन का, ग्रोइन का, ट्रॉमा, सर्जरी एंड रेडिएशन, तीनों डिटेल इस तरह से बोलनी है। लेकिन ये 3 हेडिंग्स आप 3 निमोनिक्स की हेडिंग बना रहे हैं। तो आप एग्जाम में लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी, सिर्फ पॉइंट्स एंड निमोनिक्स लिखने और आगे आपने उसको लेकर चलना है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन है सो फार तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। Okay, thank you so much for joining in. Let's conclude our session today. I hope that was beneficial for all of you. और I again invite you all to join our course. Regular course के schedule मैंने आपसे share कर दिया है। Detailed हम short cases अपने course में साथ साथ करेंगे। And according to the students' wish, we can also do that कि हम अपने skill stations या तो हफ्ते में एक skill station साथ साथ करा दें, या फिर ये है कि हम end पे जैसे हमने भी discuss किया कि February में हम skill stations करेंगे. So thank you so much for joining in. I hope you don't have any other question. And I hope that was beneficial for all of you. I can see many male members over here as well. Anyhow, no problem, no issue. Okay, see you around. Allah Hafiz. चैट के अंदर आपके साथ बेसिकली ये गाइडेंस के लिए मैसेज एंड व्हाट्सएप का नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं हम में से। मेड एग्जाम टीम को, बैक एंड टीम है, बहुत अच्छी टीम है, 24 आवर्स आपके साथ अवेलेबल है। जब आप हमारे साथ लॉग इन करते हैं, ज्वाइन करते हैं हमें, तो मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जो आपको ये शेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह से भी पैकेजेस हैं, एक विद मॉक है, एक विदाउट मॉक है, ठीक है। सो वो आप पैकेजेस आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। एंड आप ये भी कर सकते हैं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर पे कर दें। 3 मंथ्स का कोर्स है तो हम हाफ फी पहले दे दें, हाफ बाद में दे दें। तो ऑब्वियसली विल ट्राई टू अकोमोडेट यू इन वट एवर वे वी कैन। सो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट कर दें इन व्हाट्सएप नंबर को एंड यू कैन ज्वाइन अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।